हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल जेबी में। आज हम पढ़ेंगे डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो किसी न किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है वह है, यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस लैंप में से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो Q Q इजिकल टू आई टी होता है। यहाँ हमें आई की वैल्यू 1 एम्पीयर दे रखी है और टी की वैल्यू 100 सेकंड दे रखी है। तो क्यू को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 100 एम्पीयर सेकंड आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 100 गुलाम। तो हमें यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आवेश का मात्रक जो होता है वो गुलाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिजली की गति कितनी होती है। तो दोस्तों, बिजली की गति यानी प्रकाश की जो चाल होती है वही बिजली की गति होती है। तो बिजली की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन में हमें 3.8 दिया हुआ है, 2.8 भी दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है और लेकिन दोस्तों 2.8 जो सब 3 के सबसे करीब है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, मील में अगर अपने से पूछे तो 1.86 × 10⁵ मील प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह निम्न में किसके कारण होता है। तो विद्युत चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो माइनस आवेश होता है। इसलिए यह जो होता है वो पॉजिटिव की ओर गति करता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है और जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। आप चाहे परमाणु क्रमांक बोल दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो या प्रोटॉन की संख्या बोल दो, हमेशा वो सेम ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और वही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए 39 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु भार निकालने के लिए हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा परमाणु भार जो है वो निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, परमाणु भार का भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिया हुआ चित्र निम्न में से किसका है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो आप ट्रायंगल के अंदर जो भी या त्रिभुज के अंदर जो भी आपका चित्र बनेगा वो सब चेतावनी संकेत होते हैं, और जो ये चिन्ह जो दिया हुआ है वो आपका विद्युत झटका जो है उसका सिंबल है,
यानी ये विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह है। तो जितने भी त्रिभुज वाले आकृति वाले होते हैं वो सारे चेतावनी वाले संकेत होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। यह जो है सुरक्षा युक्ति के रूप में हमें औद्योगिक क्षेत्रों में यूज़ करने के लिए बोला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से छोटी तार गेज संख्या की पहचान करो। तो दोस्तों जिसका गेज ज़्यादा होगा उसका व्यास उतना ही कम होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो गेज है वो है 40, यानी ऑप्शन ए जो है उसका गेज सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये तार सबसे पतला होगा, यानी इसका व्यास सबसे कम होगा। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG के अंदर गेज की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसका व्यास उतना ही कम होता है, यानी वो तार उतना ही जो है पतला होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है? ये जो चिन्ह है इस तरह के सिंबल एग्जाम में किसी पूछे ही जाते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी सिलिकॉन नियंत्रित दस्तकारी का जो है सिंबल है। और दोस्तों 2-3 सिंबल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम और देख लेते हैं। तो इस प्रकार जो सिंबल आता है वो आपका PN जंक्शन डायोड होता है। और दोस्तों अगर इस पर कुछ लाइट अगर इस प्रकार से पड़ रही हो तो ये आपका फोटो डायोड होगा। और दोस्तों अगर लाइट अगर बाहर की तरफ निकल रही हो इसमें से तो ये लाइट इमिटिंग डायोड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हेलोन या CTC प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग निम्न में से किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बिजली की तारों में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए जो है हेलोन या CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कभी भी फोम वाले या जल वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नियोन परिपथ परीक्षक यानी नियोन सर्किट टेस्टर का उपयोग किसके परीक्षण के यानी किसके टेस्ट के लिए किया जाता है? तो नियोन टेस्टर जो होता है वो हमें फेस टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फेस किसी लाइन में फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम नियोन टेस्टर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है SWG का विस्तार क्या है? यानी SWG की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? तो SWG की फुल फॉर्म जो होती है वो स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो SWG की फुल फॉर्म होती है। SWG जो होता है वो तार की मोटाई या व्यास नापने के लिए या छिद्रों की मोटाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न आकृति जो है वो किसको दर्शाती है? तो ये जो आपका सिंबल है ये सिंबल आपका इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल होता है। इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल होता है। और एग्ज़ाम में जो सिंबल पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हैं। ये जो सिंबल होता है आपका फ्यूज़ का सिंबल होता है। फ्यूज़ का सिंबल भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको भी एक बार आप देख लेना। फ्यूज़ का सिंबल इस प्रकार से जो है वो दिखाया जाता है और अर्थ का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। और दोस्तों फैन रेगुलेटर जो होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। फैन रेगुलेटर इस प्रकार से दिखेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है?
तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो kWh यानी किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा को जो है किलोवाट घंटा में नापा जाता है। इसी प्रकार विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, विद्युत शक्ति को वाट में नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पीयर में नापा जाता है और विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में नापा जाता है। और प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है और प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग हैं। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेमी या ओम मीटर। इसी प्रकार चालकता का जो मात्रक होता है वो महो होता है, महो होता है। और इसी क्रम में कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके मात्रक भी हम देख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। तो दोस्तों ये सब मात्रक हमको ध्यान में रखना है, इनमें से कोई ना कोई मात्रक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध किसका उल्टा होता है? तो चालकता जो होता है, चालकता का उल्टा प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी चालकता। चालकता जो है वो प्रतिरोध का विलोम होता है यानी उल्टा होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार चालकता का जो मात्रक होता है वो महो होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक समानांतर सर्किट में संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। तो दोस्तों किसी समांतर परिपथ में अगर हम प्रतिरोध की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो कम हो जाएगा। यानी अगर किसी समांतर परिपथ में हम प्रतिरोधों की संख्या को बढ़ाएंगे तो उसका कुल जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके मान में कमी आएगी। लेकिन अगर यही प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो उसके मान में बढ़ोतरी होगी, यानी मान उसका जो है बढ़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो R इजिकल टू रो L अपॉन A होता है, जहाँ L तार की लंबाई, A जो है वो तार का क्षेत्रफल है। तो हमें बोला गया है कि तार की लंबाई को दुगना करना है, तो तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो ये 2L हो जाएगा और अगर क्षेत्रफल को हम आधा करेंगे तो ये A/2 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा और रो L अपॉन A बच जाएगा, जो कि आपके R के इक्वल होता है। यानी ओवरऑल जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा वो 4R के इक्वल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4R। यानी अगर किसी तार की लंबाई को दुगना और क्षेत्रफल को आधा कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके DRDO के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार और देख लेना ताकि आपको हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। वीडियो को देखने के लिए